A very warm welcome to all my dear students. मैंने जो आप लोगों का चैप्टर 1 और 2 का टेस्ट लिया तो आप में से मैक्सिमम लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन, डिफिनीशन, डिराइवेशन काफी अच्छा रहा, लेकिन न्यूमेरिकल के हिस्सा में आप लोगों को प्रॉब्लम आया कुछ लोगों को। हालांकि प्रॉब्लम तो वहां भी नहीं था, लेकिन वो एक होता है ना कि न्यूमेरिकल का नाम सुनते के साथ डर, और जहां पे डर आ जाता है ना, नर्वसनेस आ जाता है ना, तो बनने वाली चीज भी नहीं बनती है। तो उसी नर्वसनेस को खत्म करने के लिए आइए, मैंने कहा है कि जहां आप गिरोगे वहां हम संभालने के लिए हैं। तो एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और साथ साथ आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो चलिए, लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल टुगेदर। एक साथ करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप पॉज करोगे, आप ट्राई करोगे, फिर मैं बना रहा हूं, आप मिलाओगे और देखोगे आप कहां पे फंस रहे हो। तब आपको ये वीडियो देखने का फायदा होगा। सिर्फ आप जस्ट वॉच करके लिख लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक प्रोसेस बता दिया मैंने, सवाल पढ़ो, उसको बनाओ और फिर देखो कि कहां कहां आप अटक रहे हो। नहीं अटकोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल राइज करेगा, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन हम डाले हैं बोर्ड पे। देखिए ध्यान से, पहला सवाल, देयर आर टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो क्या निकालना है? फोर्स बिटवीन देम निकालना है और नया फोर्स निकालना है। एयर को पानी से रिप्लेस कर दिया और परसेंटेज चेंज इन फोर्स। चलिए पहला सवाल किया जाए। सवाल देखिए क्या है, सवाल अपने से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये देखते के साथ पहला तो फीलिंग ये आना चाहिए कि जो सिस्टम दिया है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने बताया था। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहां भी आप देख सकते हैं, एक +4 माइक्रोकूलम है, एक -4 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच के दूरी को हम R भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच के दूरी को हम 12 भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं सुविधा के लिए 12 लिख दे रहा हूं कि इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी 12 है। आइए, तो पहला सवाल है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बताइए। तो बोलेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। आई होप कि आप ट्राई कर चुके हैं पॉज लेके, और बस इसको फास्ट फॉरवर्ड में मिला लीजिए, आपका आंसर कितना सही है। यूजिंग कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं? 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय R स्क्वायर। तो यहां दोनों के बीच का दूरी R ना लेके क्या लिए हुए हम 12 नाम दे दिए हैं। तो 12 स्क्वायर करोगे, नाम में क्या रखा लिखाएगा तो 20 सेंटीमीटर वाला वैल्यू। आइए वैल्यू डालते हैं। 9 × 10 का पावर 9, इसका वैल्यू हो गया। Q1 का वैल्यू 4 × 10 का पावर -6, Q2 का वैल्यू 4 × 10 का पावर -6। चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं और दोनों के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 20/100। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया हम। अब कैलकुलेशन है, आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले जो 0 है वो काट लीजिए, यहां से 1 0 2 0 1 0 2 0।
दो दूनी चार, तो 4 से 4 भी कट गया एकदम इत्मीनान से। अब कौन कौन नंबर बचा, 9 बचा और ऊपर में 4 बचा, तो 9 4 जा 36, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 का पावर 9 है, -6 -6 और ये 2 0 ऊपर चल जाएगा, ऑलरेडी ये नीचे से ऊपर जाने वाला है, तो +2 हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो हाउ मच इट कम्स, इट कम्स 9 और 2 11 +11 और 6 और 6 12 -12, सो 36 इंटू 10 का पावर -1, 36 इंटू 10 का पावर -1, -1 को नीचे लेके जाएंगे, 10 का पावर +1, सो हियर कम्स 3.6 न्यूटन। सो इट इज द फोर्स, और नेचर क्या होगा, तो एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, तो अट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोला है कि अगर एयर को रिप्लेस कर दें एक ऐसा मीडियम से जो कि पानी है, तब क्या होगा। तो बोलेंगे सर पानी होगा तो खाली जो परमिटिविटी ऑफ एयर है ये परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाएगा। यहां पर जो एयर का जो परमिटिविटी है सर एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे सेकेंड पार्ट को, तो फिर लिखेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, न्यू फोर्स पानी है, एयर था तो F0 लिख दो, F0 निकल के आ गया 3.6, पानी है तो मीडियम लिख दो, मीडियम, या W फॉर वाटर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां मीडियम आ जाएगा, और यहां मीडियम पानी है, मीडियम पानी है, परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाएगा। चार्ज का वैल्यू तो वही लेना है, चार्ज के वैल्यू में चेंज किया नहीं, और दोनों के बीच का दूरी भी वही है। अब देख रहे बाबू, हमको परमिटिविटी ऑफ वाटर नहीं पता है, लेकिन वी नो, ये पता होना चाहिए, बताया है आपको कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, या रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो आपको ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी वाला। इफ नॉट तो जाके आप कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज कीजिए, कूलम्स लॉ एंड परमिटिविटी वाला वीडियो, और तब इस न्यूमेरिकल पे आइए। उसमें आपको मिलेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर होता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी मीडियम के परमिटिविटी को जब एयर के परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं, वी कॉल दैट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यहां जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, जो कि 80 होता है, याद होना चाहिए। तो चलो एफएम कितना बन जाएगा, एफएम बन जाएगा 1/4 पाई, और ये परमिटिविटी ऑफ वाटर के जगह पे क्या लिखाएगा,
परमिटिविटी ऑफ वाटर के जगह पे लिखा है एप्सिलॉन नॉट के। इसके अलावा क्या है, Q1 Q2 अपॉन 12 का स्क्वायर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा कि के को छोड़ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के सारा वैल्यू इस इक्वेशन से मैच कर जाएगा जो पहले निकाल चुके हैं। तो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे एयर में जो भी फोर्स निकला था उसको पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। हम तो आपको डिटेल दे दिया, अगर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आया बोर्ड एग्जाम में टिक मारने के लिए तो कुछ नहीं, एयर में जो भी फोर्स निकला रहेगा और उसको रिप्लेस अगर कोई मीडियम कर दिया तो उस फोर्स को उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता और फोर्स कितना निकला था 3.6 डिवाइडेड बाय 80। सो उसके बाद अपना जोड़ घटाओ कैलकुलेशन करते रहना, इतना न्यूटन आंसर होगी। और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कटे छटेगा। बाय द वे दिस इज योर आंसर, दिस इज द प्रोसेस। आई होप यू गॉट इट। अब तीसरा हिस्सा इसमें क्या पूछा है, पूछा है परसेंटेज चेंज इन फोर्स। मेरे दोस्त कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना है तो एक ही मेथड होता है, चेंज कितने का आया, आउट ऑफ कितना इंटू 100%। कहने का मतलब है परसेंटेज चेंज इन फोर्स अगर मैंने पूछा तो इसको हम लोग निकालेंगे आजा भाई आजा 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 सेट हो यहां पे। परसेंटेज चेंज इन फोर्स पूछा मैंने तो बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन फोर्स का फॉर्मूला होगा चेंज इन फोर्स, कितने का चेंज आया फोर्स में, बाय इनिशियल फोर्स, शुरू में जो भी फोर्स था, इनटू 100%। ये फॉर्मूला एवरग्रीन है, याद रखना एवरग्रीन। अगर आपसे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पूछ दे 11 क्लास में तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होगा चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम इंटू 100%। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ दे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछ दे तो चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100%। मतलब कभी भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछेगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, मेथड यही वाला लगेगा। तो चलो परसेंटेज चेंज इन फोर्स पूछा है तो बताओ फोर्स में कितने का चेंज आया। तो एक तो तरीका है कि ये फोर्स पता ये फोर्स पता, दोनों को घटा लो। इतना मेहनत क्यों करें, आसानी से करते हैं ना। बताओ पहले बड़ा फोर्स कौन है, F0 बड़ा है कि F0 बाई के बड़ा है। तो जाहिर सी बात है F0 बड़ा है और Fm छोटा है तो बड़ा में छोटा घटाओ। तो चेंज निकालना है तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, इनिशियल कौन था F0 इंटू वॉट 100%। तो देखो ये सब रटा नहीं जाता, चेंज इन फोर्स समझ में आ गया। तो चेंज कैसे निकालेंगे, घटा लेंगे, पहले क्या था अब क्या है, घटा लेंगे चेंज इन फोर्स। और एफएम को क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स इन मीडियम को अभी अभी पढ़ाया, फोर्स इन एयर बाई के डिवाइडेड बाई F0 इंटू 100%। वैल्यू लिखने से आपको हम बचा रहे, कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं आपका हम। चलो ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, F0 कॉमन ले लो, क्या बचेगा ऊपर में
एफ नॉट कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, 1 माइनस 1/k डिवाइडेड बाई एफ नॉट इंटू 100%। क्या कट जाएगा बाबू? एफ नॉट से एफ नॉट कट गया, कितना आ गया तुम देख सकते हो परसेंटेज चेंज। तो 1 माइनस 1/k इंटू 100%। अब तो बस वैल्यू डालो, सॉल्व करो। 1 माइनस 1/80 80, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 80, ये हमको याद होना चाहिए था जीके टाइप। ये 80 हो गया, ये 80 माइनस 1 इंटू 100, ये हो गया 79/80 इंटू 100%। अपना वैल्यू वगैरह काटते छाटते रहना, जो भी आएगा योर आंसर होगा। सो 3 सवाल देखो कितना आसानी से कर लिया। और ये मुझे नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा, और जो गलती होगा वो सीखो। इसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो मोस्ट वेलकम टू मी, कम एंड आस्क मी। चलिए अगला हिस्सा सवाल का अगला हिस्सा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, अगर दो चार्ज है तो दोनों के बीच में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका तो पूरा का पूरा 3-4 घंटा का लेक्चर है आपका सेकंड पार्ट का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पर आया है? 1/4πε0 Q1 Q2/r। और यहां r की जगह पे दोनों के बीच का दूरी 12 लिया तो 12 लिख दो। अगर r लिख देते तो r लिखते हुए चलते, उससे दिक्कत नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लेके चलेंगे। चलो कैलकुलेट किया जाए। 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 हो गया 4 इंटू 10 का पावर -6, Q2 हो गया -4 इंटू 10 का पावर -6, और दोनों के बीच का दूरी हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाई 20 कर दिए। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4, कितना हो गया बाबू? 9 दूनी 18, 18 चौके 72, -72 इंटू 10 का पावर 9 -6, और ये वाला 0 एक ऊपर चल जाएगा, हो गया -72 इंटू 10 का पावर 9 और 1 10, 6 और 6 12, तो -12 और +10 -2, -72 और +2, -2 नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 मतलब हो गया नीचे 100। 72/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.72, और इसका यूनिट क्या होगा? जूल, एनर्जी है। तो 0.72 जूल हो गया। चलिए वेरी सिंपल, बताया ना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट्स ऑल अबाउट जस्ट रिमेंबरिंग, मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। आइए अगला सवाल करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वो तो सर पहले ही दिखा था, डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो दूरी है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of magnitude of either of the charges and the separation between them। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, 4 इंटू 10 का पावर -6, और दोनों के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है, इन आके 2 इंटू 20 40 लिख दो। अरे दोनों के बीच का दूरी 20 है, उसी का नाम है 12। तो 12 के जगह पे 20/100 कर दिया, तो ये कटा, ये कटा, क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, और ये +1 ऊपर जाएगा तो -1, 10 का पावर -7 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर
और डायरेक्शन कहां से कहां, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फ्रॉम -4 माइक्रोकूलम से +4 माइक्रोकूलम इसका डायरेक्शन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एंड दिस इज योर डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वी ऑल नो। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अगला सवाल क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। देख भाई, जैसे ही सुनाई देता है मैंगो मतलब आम, बनाना मतलब केला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब +1 पे लगने वाला फोर्स, एकदम याद हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो दो चार्ज है इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। इसके मिड पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके मिड पॉइंट पर सबसे पहले तो एक +1 को रख दो, +1 पे लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और मिड पॉइंट का कोई नाम लिख दो। मान लो इसका नाम लिख दिया मैंने एम। एम पर हमको +1 पर फोर्स निकालना है, इसका मतलब यही हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे। तो बताओ +1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ये ए वाला इसको बुलाएगा कि भगाएगा, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया एम पर ए के कारण। डायरेक्शन पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद बी वाला इसको क्या करेगा, तो बी पर तो माइनस है, और माइनस वाला इस +1 को बुलाएगा, इधर आओ, तो बी वाला भी +1 को बुलाएगा। ए वाले ने इसको भगाया और बी वाले ने इधर बुलाया, डायरेक्शन तो एक ही तरफ हो गया, और डायरेक्शन का रोल है एम पर बी के कारण। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, अलग अलग निकालो, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ड्यू टू चार्ज एट ए। पहले ए के कारण निकालो मिड पॉइंट पर कितना होगा, तो एम पर ए के कारण 1/4πε0 क्यू बाई, अब बताओ ए से लेके एम तक का दूरी एल हो गया, क्योंकि दोनों का दूरी 12 था, तो क्यू बाई एल स्क्वायर। और डायरेक्शन आप देख सकते हो इस तरफ है, इस तरफ कौन कैप होता है, आई कैप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंगल चार्ज का फोर्स है, देख सकते हो, पढ़े हम लोग, तो 9 × 10 का पावर 9, और Q1 का वैल्यू कितना है 4 × 10 का पावर -6, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो पूरा 20 सेंटीमीटर है, आधा 10 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 बार लिख दिया। अब जो कटेगा काटिए, 10 दहिया के 100 से 100 खत्म, और ये आई कैप हो गया, तो 9 चौके 36, 36 × 10 का पावर 9 -6, और ये 2 0 ऊपर चल जाएगा, and this is direction I cap, so it comes 36 × 10 का पावर 9 2 11, 11 में तो 6 जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया एम पर ए के कारण, एम पर ए के कारण।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एम पर निकालेंगे बी के कारण, तो कुछ तो नया लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एम, मिड पॉइंट एम, ड्यू टू चार्ज एट बी, बी पर जो चार्ज है उसके कारण। कितना लिखाएगा बाबू? तो एम पर बी के कारण 1/4πε0, बी पे Q2 चार्ज है, मॉड में लेते हैं, और दोनों के बीच का दूरी अगेन एल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका भी तो इसी तरफ हो गया, प्लस आई में हो गया, आई कैप। अब इसको कैलकुलेट मत करो, क्यों? सेम ही तो वैल्यू है, सेम ही तो दूरी है, तो क्यों टाइम पास करेंगे? सीधे लिखेंगे कि इसका भी आंसर आएगा 36 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया मेरे को, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया मेरे को, लेकिन मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, टोटल। तो टोटल निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे? अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट। तो बता रहे बाबू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है? ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वह वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल का, मतलब एम पर ए के कारण प्लस एम पर बी के कारण वेक्टर सम करेंगे। तो चलिए वैल्यू डालते हैं, 36 इंटू 10⁵ आई कैप प्लस, अगले का भी तो इत्तेफाक से वैल्यू सेम है, आई कैप। तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 72 इंटू 10⁵ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेसिमल एक नंबर के बाद होना चाहिए, अभी तो 72 के बाद है, इसको एक नंबर पीछे ले आओ तो यहां पर आ जाएगा डेसिमल। अब यहां पर लाने के लिए सोचो क्या करें, डेसिमल पीछे खिसकाना है, बोलोगे नहीं खिसकाएंगे, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन नहीं दिया छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है तो आपको आना चाहिए। तो डेसिमल पीछे खिसकाना है एक नंबर, तो 10 से डिवाइड करो अपने मन में और 10 से मल्टीप्लाई करो अपने मन में, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। क्यों किया? ताकि डेसिमल यहां आए। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 7.2 इंटू 5 जीरो ऑलरेडी था, एक जीरो और मिल जाएगा, 10⁶ न्यूटन पर कूलम आई कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिड पॉइंट पे निकालना था। और 5 जो है ना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और स्केलर को डायरेक्शन से टेंशन नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 4 को हटाते हैं, आप लोग बनाते जा रहे होगे या बना के रखे हुए होगे, मिलाते जा रहे होगे, गलत हुआ होगा सुधार करते जा रहे होगे, क्योंकि आपको देखना नहीं है ये वीडियो, इस वीडियो को खुद से बना के कोशिश करना है, और अपने प्रॉब्लम को इसके बाद भी बचता है तो उस प्रॉब्लम को लिख के हमसे मिलके पूछना है। एकदम आपके लिए हम रेडी हैं, आपको एग्जाम में एकदम लेके चलना है कि 100 में 100 लाना है। क्यों ही एक नंबर भी कटना चाहिए, क्यों ही एक ऐसा चीज होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आ सकता है। चलिए, तो पोटेंशियल निकालना है एम पर। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट मिड पॉइंट एम,
ड्यू टू गिवन डाइपोल, सीधे दोनों का एक साथ लिखो, स्केलर है, टेंशन नहीं है, बचपन से जोड़ते घटाते आए हैं। तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल ए के कारण प्लस बी के कारण, कुछ नहीं, बस सिंपल है में जोड़ दो। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए, तो 1/4πε0 Q1/L, यहां से यहां तक का दूरी L है, प्लस बी के कारण यहां पोटेंशियल, और डायरेक्शन से कुछ मतलब ही नहीं है कि प्लस हो कि माइनस हो, प्लस हो तो प्लस ले लेंगे चार्ज और माइनस हो तो माइनस ले लेंगे चार्ज। सर इसका तो आंसर 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 0, क्योंकि जितना ये चार्ज प्लस है उतना ही ये चार्ज माइनस है और दूरी भी सेम है, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा 0 आएगा। क्यों ही सॉल्व करेंगे, अगर ये +4 है तो वो -4 है, दोनों को जोड़ना है तो 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डाइपोल के मिड पॉइंट पे कितना आ गया, 0 आ गया। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आइए अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है, ये सब न्यूमेरिकल से क्या है ना, आपका थ्योरी भी रिवाइज होएगा, फॉर्मूला भी याद होगा। ऐसे बैठ के फॉर्मूला याद करो, 1/4πε/Q/R, भूल जाओगे। फॉर्मूला को न्यूमेरिकल में डाल करके प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी बनाना आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको काम फॉर्मूला का हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि जो डाइपोल दिया गया है उसको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, 60 डिग्री का एंगल बनाया है डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच, तो टॉर्क प्रोड्यूस बताना है और एनर्जी स्टोर्ड बताना है। आइए सर, अब आप जो बोला है उसको पढ़ के हमको कुछ कुछ याद आया। ये याद आया कि ये डिराइवेशन एग्जाम में आता भी है 5 नंबर का, और आपको याद भी होगा, आप लोगों में बहुत से लोगों ने करके दिखा भी दिया है। यही अच्छी बात थी कि आपके हाथ में जो था कि हम थ्योरी याद कर जाएंगे, डिराइवेशन याद कर जाएंगे, प्रैक्टिस कर जाएंगे, आपने वो करके दिखाया। बाकी जहां आपको दिक्कत है मैं हूं आपके साथ। तो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, इतना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना एंगल पे इंक्लाइंड है। तो एक डाइपोल बना दो दोस्त मेरे, ये -Q, ये +Q, और ये इंक्लाइंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट वैसे भी होता है निगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और ये कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री। तो आप पढ़े हो कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू ही लगेगा, और निगेटिव होगा तो -Q ही लगेगा। तो जाहिर सी बात है नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन डाइपोल रोटेट करेगा, और जब भी फोर्स लगाने पे कोई चीज रोटेट करता है तो कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो बोलेंगे टॉर्क पढ़ा है हम लोग सर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का, P×E। इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा PE sin थीटा। डायरेक्शन का तो बात किया नहीं कि मेरे को करके दिखाना है, तो PE sin थीटा, मैग्नीट्यूड में PE sin थीटा। और P क्या होता है, तो P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डाइपोल मोमेंट आ गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दो, और उसके बाद डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो आपने शुरू में ही डाइपोल मोमेंट निकाल लिया था तीसरा नंबर में। क्या होगा, एक बार और निकाल लें तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, 20/100 हो गया। ये डाइपोल मोमेंट हो गया Q × 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2000,
2 इंटू 10 का पावर 3 का मतलब हो गया 2000, और एंगल हो गया आपको 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। जो भी सॉल्व होकर के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहां से 2 0 से 2 0 काट दो, ये कटेगा 2 दाहिया के 20, कितना हो जाएगा? तो 20 चौके 80, ये हो गया √3 इंटू 10 का पावर -6 और ये +1, तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 80 √3 10 का पावर -5 न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट हो गया। अगर मान लो कहीं पे मल्टीप्लाई में कुछ ज्यादा कम हो गया तो देख लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत है तो फिर बात अलग है, फिर हमसे अलग से मिलो। तो इतना न्यूटन मीटर हो गया। आपको ये नहीं देख के कैलकुलेशन उतारना चाहिए, इतना जान लो, अपने से करना चाहिए, तभी सीखोगे ना। सीखने के लिए वीडियो देख रहे हो। इसी का अगला पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो आपको बताया था कि सिंगल एंगल अगर दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P.E। अगेन ये भी डिराइवेशन है जो एग्जाम में आता है, जो आपको हम कराया, जो भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं सबका डिराइवेशन है, सब आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा PE cos थीटा, और डाइपोल मोमेंट कितना है मेरे पास? तो डाइपोल मोमेंट है मेरे पास 4 इंटू 10 का पावर -6, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 12। इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास 2000, और cos 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, तो cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, 1/2। जो भी आए इतना जूल आंसर हो जाएगा। ऐसे कटेगा क्या? ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, फिर ये 2 दाहिया के 20 कट जाएगा, तो कितना आया? 20 चौके 80, 80 दाहिया के 800 माइनस और 10 का पावर -6, ये 2 तो 0 इसको दे देंगे तो ये -4 हो जाएगा, मतलब -8 इंटू 10 का पावर -4 जूल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना हिस्सा बात समझ में आया होगा। चलो, मैं सोचा था कि इसी में एक्सियल इक्वेटोरियल भी बता देंगे, उसको हम अलग पार्ट कर देते हैं। चीजों को सीखो, मतलब सीखने से है, कितना भी पार्ट में हो, बस यही लेके चलो कि आपसे बेहतर एग्जाम देने वाला कहीं पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे बेहतर कॉपी किसी का नहीं होना चाहिए, कॉपी से क्या होता है दोस्त, आपसे बेहतर एग्जाम देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। मेरा टैलेंट मेरे से नहीं दिखेगा, आप चमकोगे तो हम चमकेंगे। तो गिव योर बेस्ट ट्राई, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम विथ यू with each and every question, each and every doubt. Just without any hesitation, come to me, clear your doubts. There should not be any single dot remaining in your mind. Thank you.